सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, बात तो सारी ये है कि हुकूमत वक्त के लिए तमाम जो मुश्किलात हैं वो तो उनकी मैं फ़हरिस्त आपको नहीं गिनवा सकती, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर्स का मामला है, उसके अलावा ख़ित्ते में एक आग भड़की हुई है, पूरी दुनिया की उस पर नज़रें हैं, जिसको हम एक ग्लोबल थ्रेट की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। अगर हमने उसको पैसिफाई करने की कोशिश ना की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है इस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं, वहीं पर माहौलियात के साथ साथ इक्तिसादी कामों की भी बातचीत हो रही है। फंड्स चाहिए पाकिस्तान को, IMF का प्रोग्राम चाहिए, वो मुलाकातें भी होंगी। तो एनीवे, गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बिजनेस एज यूजुअल, बट सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी और कैसे आएगी। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें बात नहीं, एक फरीक कहता है हम बात करना चाहते हैं, दूसरा फरीक पार्लियामेंट के अंदर कहता है हम आपको मानते ही नहीं, आपका मैंडेट भी नहीं मानते, आपकी मैंडेट भी चोरी शुदा है, आप फॉर्म 47 की पैदावार हो, हम आपसे बात करना ही नहीं चाहते। और फिर उसके बाद हमें यह पता चलता है कि वो किससे बात करना चाहते हैं। तो खैर, वैसे तो हमें ये पहले ही पता था कि ऑल आइज वर ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यहाँ से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। और आज के इस पहले सेगमेंट में हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत सारे स्ट्रगल्स से गुजरी और कभी एक बहुत अच्छा पेज भी रहा और ये पेज काफ़ी दफ़ा फटा भी, इस वजह से जलावतनियां भी काटनी पड़ी, बहुत सारे मामलात से गुजरना पड़ा। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि उनको ना सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, बाकी पाकिस्तान के जो जितने बाहर के ममालिक हैं उनसे किस तरह राब्ता करना, डील करना आज के दौर में ये मुमकिन हो सकता है। दे हैव लर्न्ड देयर लेसन। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीके इंसाफ have they learned their lesson? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इसका बेहतरीन जवाब तो वही दे सकते हैं, नॉट द स्टैब्लिशमेंट, तहरीके इंसाफ। किस स्टैब्लिशमेंट से आप बात करना चाहते हैं? इस स्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए आपको वो सारी बातें याद करनी होंगी जो आपने की। एक ज़माने में आपने इनको इतना मजबूर कर दिया था विद इन द स्टेट कि द DGISI हैड टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद भी जो तज़हीक और बदतमीज़ी का एक दौर चला वो भी हमने देखा। आज के दौर में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे पाबंदी है और उसकी वाज़ेह वजह एक जो है वो आप से रिलेटेड है, यानी कि आपसे, आपकी जमात से या आपके दुश्मनों से, जो भी। सो बहरहाल कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। कायरा साहब, भारत जो है इलेक्शंस की भरपूर तैयारी कर रहा है, जा रहा है इलेक्शंस में, पुरजोश है, वहाँ टेस्ला भी बन रही है, स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं, $600 बिलियन की उनकी इकॉनमी हो गई है। मैं इसलिए छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई मीन यू नो बेटर देन मी, कि सियासी इस्तेकाम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखिए ना, अगर आए दिन धमकी लगेगी कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ जाएंगे, हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर चीफ मिनिस्टर KP कभी नैब में पेश हो रहे हैं, कभी अदालतों में पेश हो रहे हैं। So how does Pakistan move forward? I mean, like, we really need to sit down and find a solution for this. जस्मीन, आपकी गुफ्तगू के 2 पहलू हैं जी। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई बड़ा सियासी बहरान है जिसके नतीजे में, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी बढ़ गई है और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और महंगाई है, फला फला। और क्योंकि अपोजिशन धमकियां दे रही है, वो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम सिट इन करेंगे, हम सड़कें ब्लॉक करेंगे, हड़ताल करेंगे। और अपोजिशन जो है वो असेंबलियों के अंदर, वो पार्लियामान के अंदर पूरा शोर शराबा कर रही है। तो पहला इसको देख लीजिए। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर अपोजिशन सड़कों पे हो तो स्टेबिलिटी उस तरह तो नहीं होती, लेकिन अनस्टेबिलिटी भी ऐसी नहीं होती कि खुदा न खास्ता मुल्क का निज़ाम रुक जाता है। आज क्या मुल्क के निज़ाम को है, जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह, महंगाई है,
है, बेरोजगारी है, इस वक्त हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा प्रॉब्लम है और हमें आलमी इमदाद की ज़रूरत है। ये अपनी जगह, पाकिस्तान को अपनी इनकम बढ़ानी है, उसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेशन कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वजीर आजम और काबीना अपना काम नहीं कर रहे? क्या ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं कर रही? क्या फौज अपना काम नहीं कर रही? क्या अदलिया अपना काम नहीं कर रही? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना काम नहीं कर रही? तो बहरान क्या, वो क्या हो गया? दूसरा पहलू आ जाइए जरा। अगर आप लड़ाई पे मूड में होते हैं तो यकीनन लोगों के अंदर थोड़ी सी एक करताश होता है, लेकिन हड़तालों के दौर में भी इस गैर यकीनी इस सियासी बहरान जिसको आप कह रहे हैं, उसके दौर में भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुआ है, आलमी इदारों ने पाकिस्तान की रैंकिंग जो है उसको इम्प्रूव किया है और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्रेडिट जो हमारी फॉरेन एजेंसीज हैं लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, उनका एतबार बढ़ा है और दुनिया के ममालिक यानी सऊदी अरेबिया जैसे लोग, ममालिक हमारे दोस्त, वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। CPEC का प्रोजेक्ट दोबारा प्रोजेक्ट अपने लाइन पे है। सो ये कहना कि जी बिल्कुल ही हालात हमारे खराब हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है, उसकी वजह एक पूरी बैकग्राउंड है और उसको ठीक होते टाइम लगेगा। अब दूसरा, क्या आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी तहरीक के नतीजे में हुकूमत बदली? क्या असेंबलियों के अंदर एहतजाज ने हुकूमत को लेजिस्लेशन से रोका? आंसर इज नो। ठीक। जो हुकूमतें बदलने का निजाम होता था वो 58(2)B थी, वो खत्म हो गई और सदर आसिफ जरदारी साहब बैठे हैं जो वहां से वार नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट खुद वाज़े तौर पे कह चुकी है कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट, क्या इसको प्रॉब्लम है? हाँ, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो तल्ख फैसले, वो कहते हैं ना सख्त नहीं, तल्ख फैसले करने की जरूरत है, वो उनको फैसले लेने होंगे। वो गैर मकबूल फैसले हैं। गैर मकबूल फैसले इसलिए होंगे कि थोड़ा बहुत आम आदमी की जिंदगी में फर्क आएगा और बहुत सारा खास आदमी यानी वसाइल वाले लोगों पे फर्क आएगा। आपने टैक्सेशन करनी है, आपने टैक्स चोरी को रोकना है, आपने रेवेन्यू थेफ्ट जहां जहां हो रही है उसको रोकना है और आप पाकिस्तान के जो ब्लीडिंग इदारे हैं इनको अपने खत्म करना है। तो ये इसके लिए आपको जो फैसले करने हैं उससे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी क्लासेस में हर्ट होना है। टैक्स नेट को ब्रॉडर करना है तो उसमें कौन कौन आएगा? जो तबकात इस वक्त टैक्स नेट से बाहर है वही आएगा ना, जो ऑलरेडी टैक्स में है उनको आप कितना करेंगे? जो टैक्स नहीं दे रहे उनसे लेंगे। जब आप टैक्स की ड्राइव करेंगे तो यकीनन लोग इस पर रजिस्ट करेंगे, ह्यू एंड क्राई होगा। ये जो सवाल है, ह्यू एंड क्राई के साथ साथ आपको पता है कि पहले भी जब ये कोशिशें की गई तो फिर हुकूमतों को ब्लैकमेल किया गया, फिर ताजरों की हड़ताल होती रही, यूं होता रहा, वो होता रहा। ये बात यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने ब्लैकमेल नहीं होना। ब्लैकमेल होके तो यहाँ तक आ गए ना। सही बात है। ब्लैकमेल होके अगर आपने गवर्नमेंट को चलाना है तो आपके पास वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट फारिग होगी, या वसाइल नहीं है तो और मुश्किल हालात में धंस जाएंगे। और फिर जो लोग अभी तक थोड़ा बहुत आप पे एतबार कर रहे हैं, वैसे तो हमने अपना बहुत सारा एतबार जाया कर लिया, लेकिन जो हम पे थोड़ा बहुत एतबार करते भी हैं वो भी नहीं करेंगे। सो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट दिस कि एक दफा वो तल्ख फैसले जो करने हैं वो कर जाए, वो बजट में उनको फैसले लेने चाहिए। दूसरी, जो असेंबलियों के अंदर होता है ना शोर शराबा, असेंबलियां तो हम भी, आपको पता है हम भी बड़ा एहतजाज करते रहे, हमारे खिलाफ भी एहतजाज होते रहे और असेंबली में अपोजिशन एहतजाज कर रही होती है, हुकूमत बड़ी खुश होती है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हुकूमत अंदर से खुश होती है क्योंकि असेंबली के अंदर कोई उनको पूछ नहीं रहा होता, नारे लग रहे होते हैं अपोजिशन की तरफ से, उनकी लेजिस्लेशन आती है वो ब्लॉक होती नहीं, वो सीधी सीधी वोट उसको पड़ता है और वो लेजिस्लेशन होकर खत्म हो जाती है। तो गवर्नमेंट तो मिनटों में बिल पास करा लेती है। ठीक है, लेकिन कायरा साहब ये आपकी बात दुरुस्त है, बिजनेस एज यूजुअल तो है, लेकिन देखें गले में एक कांटा भी तो अटका हुआ है ना। सवाल ये पैदा होता है कि मतलब आप, ये मैं और आप समझ रहे हैं, मैं और आप इस चीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी या ज्यादातर मेजॉरिटी जो शहरी हैं, या जिसको आप ड्राइंग रूम डिस्कशन कह सकते हैं, या पब्लिक ऑन द रोड्स कह सकते हैं, या सोशल मीडिया आप देख लें, वो ये कहती है कि जी एक शख्स है, उसको आपने अंदर बंद कर दिया, उससे फिर सारी डीलिंग भी आपने नहीं उसको करने दी, उसके बावजूद भी एक साइलेंट पब्लिक वोट पड़ा है। वो ये कहते हैं कि ये हमारा वोट था, आप कहते हैं ये एक आज़ाद वोट था, जबकि हकीकत ये है कि सबको पता है वो किसका वोट था।
अब अगर ये पार्टी कहती है कि इसको एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी इनको क्या मशवरा देगी? क्योंकि कायरा साहब, ऐसा नहीं है कि आपकी हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट से आपकी एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा लड़ाई हो चुकी है। जस्मीन, पहली बात तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके निज़ाम का हिस्सा है, ठीक, एजेंसीज आपके निज़ाम का हिस्सा है, उनसे गुफ्तगू रहनी एक और बात, उनके ऊपर उनसे वो हमारे पॉलिटिकल मामलात में भी मुदाखलत रही, ठीक, लेकिन वाज़े तौर पे अगर एक लाइन ये कह रही है, आप जरा इसके असरात देखिए। इस वक्त मुल्क की अपोजिशन की एक बड़ी जमात ये कह रही है कि मैं पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं मेरी 50 सीटें जो हैं वो छीन ली गई, तो बाकी जमातों की चले सीटें थोड़ी सही, फर्ज करें मिसाल के तौर पर उनकी सीटें फर्ज करें थोड़ी सही, लेकिन उनकी सीटें हैं तो सही ना, जहां से पीटीआई जीती है वहां भी उनका वोट है। सो उनके वोट को तस्लीम करने को वो तैयार नहीं है, उनके जो सीटें जेन्युइनली जीती हैं उनको मानने को तैयार नहीं है और अपने ऊपर शोर किया हुआ है। तो क्या दूसरों का मैंडेट नहीं है? उनको पाकिस्तान के लोगों ने वोट नहीं दिया? वो यही तो कहते हैं कायरा साहब, यही तो कहते हैं कि वो नहीं दिया पाकिस्तान की आवाम ने वोट। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कितनी सीटें मांग रहे हैं वो कहते हैं हमारी 160 सीटें थी, 150 सीटें, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल यही कह रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा फिगर ज्यादा है। ऐवान की देखे ना, सुने ना, ठीक, ऐवान की तादाद कुल कितनी है? 365, इससे डबल है, इससे डबल है ना? जी जी, 340 के करीब है, 40 के करीब। तो 340 जो 160 के बाद बाकी सीटें हैं वो 100-125 डायरेक्ट सीटें, वो भी मानते हैं कि जेन्युइन है, ठीक, वो तो क्लेम नहीं कर रहे कि हमारी हैं। सर असल मसला ये है कायरा साहब, पहले इस आर्गुमेंट को क्लियर करें। वो ये कह रहे हैं कि वोट तो लोगों ने दिए, हमारी तो 150-60 है, लेकिन हम उनको मानते नहीं है, और जो सीटें वो कहते हैं हमारी हैं, हम जीते हैं या नहीं जीते हैं, वहां पे एक और किसी के वोट पड़ा है, हम उसको नहीं मानते। पीटीआई को वोट पड़ा है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आजाद अरकान को वोट पड़ा है, फर्ज को 40%, तो 60% वोट उनके खिलाफ भी पड़ा है, उसको नहीं मानते। ये कौन सी लॉजिक और कौन सा अकल है, ये कौन सा तरीका कार है? अब एक और बहस इस पे ले लीजिए। अब जरा गौर कीजिए, एक इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान के माजी के इलेक्शंस की तरह ये भी एक मुतराज़ा इलेक्शन हो गया। अब उनके क्लेम को एक लम्हे के लिए दुरुस्त मानते हुए आगे बढ़िए, ठीक। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? डायलॉग। वो उसका इलाज डायलॉग है। उसका इलाज क्या ये है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि ये इलेक्शन गलत है, हम इसको खत्म करते हैं, हम फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट खत्म करते हैं, नया इलेक्शन कराते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहे? उसका इलाज एक तो यह है कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आप वो रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे। दूसरा रास्ता है कि आप सियासी हल निकालने के लिए सियासी जमातों से बैठे, और अगर आप ये कहते हैं कि हम सियासी जमातों से नहीं बैठना चाहते, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिविल सुप्रीमेसी की तो कांटा लगा रहे हैं उसके ऊपर, अपने ख्वाब के ऊपर। कायरा साहब, जो मेरा बड़ा सवाल है ना, यू हैव लास्ट 2 मिनट्स। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि उनको भी पता है, आपको भी पता है, और सबको पता है कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर कौन है और किससे उनकी लड़ाई है, किससे उनकी लड़ाई है। वो उनसे बात करना चाहते हैं, तो अगर वो बात करना चाहते हैं तो क्या आपको चाहिए कि गवर्नमेंट के सीनियर जो इदारों के लोग हैं, यानी कि सुप्रीम कमांडर है, फर्ज करें सदर पाकिस्तान, शुड ही नॉट फैसिलिटेट दिस? क्योंकि आरिफ अलवी पे तो बड़ा कहा जाता था कि ही शुड फैसिलिटेट दिस डायलॉग एंड फैसिलिटेट दिस डायलॉग। आरिफ अलवी साहब को हम कहते थे कि फैसिलिटेट दिस डायलॉग अमंग्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस। हम कहते थे कि अगर डायलॉग करना है ट्राइपैड, तो फिर अदलिया हो, जनता, वो एक आइडिया था कि सियासी कुव्वतें यानी पार्लियामान और अदलिया, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, और अदलिया, ये तीनों बैठे, तीनों बात करें, वो एक यूटोपियन एक आइडिया था। अब सवाल ये है कि ये डायलॉग अगर करना चाहते हैं, वो डायलॉग तो चलता ही रहता है, उसे कौन रोकेगा उन्हें? उनको हमारी इजाजत या आपकी इजाजत चाहिए उनको, लेकिन जो उनका मुतालबा है आप उसको जरा न्यूट्रली गौर कीजिए। उनको जैस्मीन मंजूर की या पाकिस्तानी मीडिया की या पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग की सनद नहीं चाहिए। वो डायलॉग अगर करना है तो वो हो रहा होगा, अगर दूसरी तरफ उसको कबूल करे। तो वो ऑलरेडी उन्हीं के साथ डायलॉग करते थे। खान साहब का आज तक का मकसद यही तो रहा है। वो तो कहते ही ये थे कि मेरे साथ डायलॉग करें, मैं इनसे नहीं करना चाहता। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आप इस डायलॉग को कहते हैं कि ओके, आप पॉलिटिकल फोर्सेस को छोड़ें और आप एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करें, तो
तो बेसिकली यू आर डिनाइंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और एक पॉलिटिकल पार्टी को दो फरीक बना के हमने सामने बिठा रहे हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस सारे अमल से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा तबाही का बायस है। आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते हैं, वो कई दफा इंटरवीन भी करते रहे हैं जो मुनासिब नहीं था, लेकिन आप उसको एक लीगल प्लेटफॉर्म बना दें और जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्लेयर्स उनको साइडलाइन कर दें। तो जो फ्रेमवर्क आप दे रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान में किसी स्टेबिलिटी का, किसी लॉ, किसी कानून के तहत ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने 2-3 अहम जो इश्यूज़ हैं उस पर बात किया, उसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। आपने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत ज़्यादा नाला हैं और वो भी अपनी बरहमी का इज़हार कई दफ़ा कर चुके हैं, कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में और उसके साथ साथ इंटरव्यूज़ में भी। अभी हाल ही में उन्होंने कहा इंतखाबी धांधली। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा 9 मई को अगला लाए अमल देंगे। 9 मई को उन्होंने कहा बदतरीन इंतखाबी धांधली हुई, इससे पहले भी धांधली हुई, हम सब्र करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इस दफ़ा हद हो गई है। अब 9 मई के बाद वो क्या लाए अमल देते हैं, क्या निगोसिएशन की कोई बात होगी? और पहले 1-2 शोज़ में मेरे जब इनके सीनियर मेंबर्स आए थे, तो जब मैंने इनसे पूछा था कि आप किससे बात करना चाहते हैं, आप क्या हुकूमत से बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये सारी बातें किसकी तरफ डायरेक्टेड हैं, तो एक चीज़ जो कॉमन नज़र आई मुझे तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातों में, वो ये आई कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन दोनों के जो सीनियर क़यादत है, जो बयानात भी दे रही है, शायद वो ये कह रही है कि हम चीख के कह रहे हैं हमारा मौक़िफ़ एस्टैब्लिशमेंट से, हम उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जिसने धांधली की है और धांधली करके हुकूमत ले ली है, उनसे हम बात क्या करें, हमने उनसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि हम तो उनका मैंडेट ही नहीं मानते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा सीनियर रहनुमा है JUIF के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हुमायूं मेमन सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ठीक है, मैं खैरियत मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? और हुमायूं मेमन साहब, आपको भी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि 9 मई के बाद क्या लाए अमल होगा? मतलब है कोई धरने होंगे, स्पीचेस होंगी, मतलब क्या डिसाइड किया है आपने अभी तक? क्या हुकूमत, और जिस तरह मौलाना साहब ने ये भी बात की कि बताओ हमें कितने में खरीदी सूबाई असेंबली, 9 अरब में, 8 अरब में, 9 करोड़ में, 10 करोड़ में, इस तरह के कुछ फिगर्स सामने आए। तो आपको लगता है कि ये बलूचिस्तान की असेंबलियां खरीदो फरोख्त हुई हैं? लगता नहीं है, ये मुझे मालूम है कि इसकी खरीदो फरोख्त हुई है। मैं जानता हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ पे खरीदो फरोख्त हुई है। मैं ये भी जानता हूँ कि एक नहीं, एक से ज़्यादा कैंडिडेट के साथ जो है वो डील चलती रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि उस डील में कौन कौन शरीक थे। दो के मैं उस वक्त बैठा हुआ नहीं था, मगर वो लोग आके बता देते हैं। एक कैंडिडेट के साथ डील कंप्लीट हो गई, एक के साथ डील कंप्लीट नहीं हुई, मगर डील्स चलती रही हैं और वो फिर आके, ये बातें छुपने की नहीं होती, ये बातें आके बाहर निकलती हैं और बातें उन्होंने बताई हैं, एक से नहीं, जिनसे हुई हैं उन्होंने भी बताई है, जिनसे नहीं हुई डील में चोर, उनसे उन्होंने भी बताई है कि हमारे साथ इस वजूहात की बिना पे डील में चोर नहीं। अच्छा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि खरीदो फरोख्त अगर हो रही थी तो जो लोग अपनी कीमत लगवा रहे थे या जिनसे डील हो रही थी या जो डील कर रहे थे, क्या उनको ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्स दी जा रही थी, यानी कि PPP से, PMLN से, किसकी तरफ से उनको ये ऑफर्स दी जा रही थी टू मेक अ गवर्नमेंट? इसमें पहले तो देख लीजिए कि एक वो होता है ना, जिसको कभी कहा करते थे मुर्ग बादे नुमा, यानी वो जब हवा चलती थी तो वो हवा की वो विंड की डायरेक्शन बताया करता था। जी बिल्कुल। विंड की डायरेक्शन जो है ना वो हमेशा बलूचिस्तान से पता चलती है कि विंड जो है ना वो अब आगे कहाँ पे जा रही है। ठीक। तो विंड जब डायरेक्शन शुरू हुई थी तो जो हमारी असेसमेंट थी, जो हमने पार्टी में बड़ी लीडरशिप को कन्वे भी किया कि ये जो विंड डायरेक्शन है ये बता रही है कि हम नहीं आएंगे
हाँ, ये कोई और आएगा और उस पर 2 पार्टियां जो है वो स्पेशली उसमें उनकी तरफ लोगों के रुख मोड़ दिए गए थे। जो इलेक्टेबल होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आपने पार्टी ए को ज्वाइन करना है और दूसरे को बता दिया जाता है आपने पार्टी बी को ज्वाइन करना है। ठीक। तो वो पार्टी ए और बी को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हम असेस कर लेते हैं कि अब मामला किस तरफ है और पूरे मुल्क में किस तरफ जाएंगे। वो खुद भी इसी तरह से असेस करते होंगे, बाज़ को लोगों को बता दिया जाता है। तो हमको पता चल गया था कि ये रास्ते, आगे के रास्ते किस तरफ जा रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि कोई किसी पार्टी का मेंबर था नहीं था, वो पार्टी का मेंबर बन गया। किसी ने किसी पार्टी के साथ पहले बहुत बड़े हाथ किए हुए थे, वो भी किसी पार्टी भी हो गए, फिर उसके बाद उनको वेल प्लेस भी हो गए। अच्छा, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं कि द स्टेज वाज सेट इन बलूचिस्तान और बस लोग थे, उन लोगों को यहाँ से वहाँ करके अपने मोरों को वहाँ बिठा दिया गया और उसके बाद बकौल आपके बस एक चेक की उसकी कहते हैं ना वो चेक प्लेयर्स जो होते हैं उसको इधर से उधर कर दिया गया एंड एवरीथिंग वाज डन। तो फिर ये वोटिंग तो एक वो था, वोटिंग तो ऐसे इलेक्शन होते हैं मगर इलेक्शन, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बाज़े तौर पर लोगों को खरीदा भी गया और अपनी मर्जी से, मतलब है वो उन्होंने अपनी ये तो जाहिर सी बात है फिर आई कांट कॉल देम पॉलिटिशियंस, या मे बी उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा इस वक्त का उठाया। मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी, मुझे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से भी गुफ्तगू करनी है। सेनेटर साहब ये बता दीजिएगा कि आपको असेंबली से तो आप जानते हैं, आपको 2-3 दफ़ा कहा गया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत आपको मशवरा देती रही या आपको मौका देती रही आपसे, लेकिन आपने ये कहा कि हम फॉर्म 40, आपका नहीं कह रही, मतलब आपकी पार्टी ने कहा कि हम फॉर्म 47 वाले लोगों से जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है इनसे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट। फिर एक आपकी पार्टी से ही आया और फिर रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी इस चीज़ का इकरार किया, उन्होंने कहा एक कमेटी बनी हुई है और हम सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से, बल्कि सरबराह अफवाज पाकिस्तान से बात करेंगे, ऐसा ही है? देखिए इस तरह है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि तो वो जैसे इरफान सदीकी साहब कह रहे थे कि आप लोग अपनी पार्टी की लीडरशिप से पूछ लो कि आप क्या चाहते हैं। तो मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि हम लोग अपने मैंडेट की वापसी चाहते हैं, हमारी सादगी देखिए कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसमें बात आ जाती है कि हम लोग बात करें, मुझे एक बात बताएं, हम लोग पपेट से बात करेंगे या पपेटियर से बात करेंगे? पपेट तो खुद कुछ नहीं करता, ठीक, उसके तो जिस लिहाज से आप हाथ हिलाएंगे वो उसी तरीके से चलेगा। ठीक। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब जनाब, आप भी ये समझते हैं कि ये पपेट, आपकी भी तरफ से तो यही बात आई थी ना? मैं वापस उनकी तरफ जाऊंगी, जो सॉरी नेट की कोई इशू आया है, आपका भी तो यही है ना? आप कहते हैं कि हम पपेट मास्टर्स से बात करना चाहते हैं, पपेट से बात नहीं करना चाहते, इज दैट करेक्ट? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे इस बात को जो है ना वो रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा। मैं जो चीज़ दस्तूर में नहीं है, मैं दस्तूर के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता। ठीक। मैं जो दस्तूर में जिस काम के लिए उनको रिकग्नाइज नहीं किया गया, जो उनके पास उसका मैंडेट नहीं है, तो फिर आपने गेट नंबर 4 के आगे धरना लगाने की धमकी क्यों दी थी एक दफा? क्योंकि वो जिम्मेदार हैं इस सारे मामले की। अच्छा। मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ, मगर मैं उनसे बात करने के लिए ज़ाती तौर पे कम से कम तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि उनको इस हद तक जो है ना वो ले जाएं कि वो फिर आपके साथ पॉलिटिकल जो है वो अगर गलत कर रहे हैं तो फिर आप भी उस गलती के शरीक हो जाएंगे। तो मैं उस गलती का शरीक नहीं होना चाहता। मैं ये कहूँगा कि तुमने गलत किया, मैं तुम्हारी गलती के अगेंस्ट ये करूँगा, मगर मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम अपने आप को सुधारो, उस दस्तूर के दायरे में, उस दस्तूर की बैरक में वापस जाओ। ठीक है, तो अगर मैंडेट चोरी हुआ है फर्ज करें, और अगर मैंडेट बिका है, तो क्या मैंडेट चोरी करने वाले और मैंडेट खरीदने वाले और मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाने वाले आइन के दायरा कार में आते हैं? वो बिल्कुल इस दायरा कार में नहीं आते। न चोर इस दायरे में आता है, न जिसको जो उसका बेनिफिशियरी है वो इस दायरे में आता है। दोनों इस दायरे में नहीं आते। ठीक। उन्होंने मगर बात यह है कि आप उनको अगर जबरदस्ती हाथ की ताकत से रोकेंगे तो फिर अनारकी होगी। अब भी वक्त है कि उस अनारकी से पहले मामलात को सुधार लिया जाए। अब भी वक्त है कि इस पाकिस्तान की मईशत को, इस पाकिस्तान की सियासत को, क्यों अनारकी होगी? किस किस्म की अनारकी होगी?
देखिए, अगर लोग ताकत के जोर पे रोकने की तरफ चले गए तो फिर खुदा न खास्ता अनारकी होगी। यानी कि लोग में कौन है, तहरीक इंसाफ और आपकी पार्टी? मैं अपनी पार्टी को कानून के दायरे के अंदर रखना चाहता हूं, दूसरी पार्टियों के लिए जो है मैं कोई उनका जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आपने कहा ना 9 मई के बाद एक लाए अमल होगा, तो वो क्या लाए अमल होगा? सड़कों पे आएंगे? मेरा कानून के दायरे में होगा, मैं कानून का पाबंद हूँ, मैं खुद दस्तूर का पाबंद हूँ, मैं उसको तोड़ना कभी भी नहीं चाहूंगा और ना दूसरों को तोड़ते हुए देखना चाहूँगा। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, मैं सुन सकती हूँ। ओके, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, मैं सुन सकती हूँ। अब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। आपने कहा हम मुझे ये बताओ कि क्या हम पपेट से बात करें या पपेट मास्टर्स से? अच्छा, इस तरह है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैं दरमियान में इन एंड आउट हो रहा था तो आपकी बातें भी सुन रहा था। देखिए, इस तरह ये है कि ये जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, इनको अवाम ने जो मैंडेट दिया ही नहीं है, तो इनके पास तो मैंडेट नहीं है। ठीक, जब इनके पास मैंडेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनके पास ना तो इखलाकी और ना इनके पास आईनी क्या कह सकते हैं उनके इख्तियारात है कि ये फैसले कर सके। और इन लोगों ने इस वक्त हुकूमत से अपनी पार्टी को बना लिया है। कोई सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, तो कोई क्या बन रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। अब सवाल ये हो जाता है कि हम बात किससे करेंगे। बात ये हो जाती है कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज में 2 किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज हैं एज ऑफ नाउ, मतलब हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन 2 किस्म की है। मैं उनके दरमियान में एक लाइन डिवाइड कर रहा हूँ। एक वो है कि जो हमारे समेत, JUI समेत और सारे समेत, चाहे वो हमारे खिलाफ गिला करे या क्या, वो गिला कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हुए थे, और वो जैसे मर्जी भी हो वो इस प्रोसेस के खिलाफ बात उठाना चाहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उनके साथ बात करना चाहते हैं। एक वो है जो कहते हैं कि ये सब चोरी चकारी हो गई है, लेकिन वो नजरिया जरूरत के तहत आगे जाते जाओ। तो ये याद रखें कि ये नजरिया जरूरत जिस कानून ने बनाया है, जिसकी स्टार्ट हुई थी जस्टिस मुनीर के तहत से, इसको खत्म होना चाहिए। नजरिया जरूरत वो चीज है जो आपकी हर इलीगल चीज को लीगल कर रही है, आपके हर गैर आईनी चीज को वो उसके लिहाज से बना के आगे करिए कि बस ठीक है जाने दो जी, ठीक है, वो चीज खत्म होनी चाहिए। अब बात आ जाती है किससे बात करें। देखिए, आइन और दस्तूर अपनी जगह पे, अगर आइन सुप्रीम होता, अगर जैसे कामरान साहब कह रहे हैं कि वो आइन के अंदर रहते हैं, तो आइन हमें कहता था आज से 1 साल पहले कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाने थे विद इन 90 डेज। अगर आइन वो होता तो फिर इलेक्शन 8 नवंबर को हो चुके होते पूरे पाकिस्तान में। लेकिन हमें पता है, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में आइन की ना तो कोई कदर करता है, ना कोई रिस्पेक्ट करता है। हाँ, एक किताब हाथ में पकड़ के सब घूम फिर रहे होते और उसके बेसिस पे हर एक चूरन बेच रहा होता है, कोई अपने मतलब का, कोई अपने मतलब का। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, उसमें एक जुडिशरी है, एक एस्टैब्लिशमेंट है और एक पॉलिटिकल फोर्स है। लेकिन जो सबसे बड़ी अच्छा, इसमें चौथी फोर्स में कर लूंगा जो आप लोग हैं, जो कि जिनका एक बहुत बड़ा स्टेक है, फाइनेंशियल स्टेक भी है और उस लिहाज से भी है कि अवेयरनेस के लिहाज से भी है, विच इज मीडिया। जो सबसे बड़ा जिनका स्टेक है, उनका आप हशर देख रहे हैं कि इस वक्त किसानों के साथ क्या हो रहा है। वो लोग बेचारे जिनको 5,000, 6,000, 7,000 पे चीज खरीदनी व बेचनी चाहिए थी, वो 2,500 पे बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है। मोमिन साहब, जरा हम ओरिजिनल बात पे आते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट 4 मिनट्स इन दिस सेगमेंट। सवाल ये हो जाता है, एस्टैब्लिशमेंट में आप किससे बात करना चाहते हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से तो आप वाज़ेह बोले कि जी हम जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करना चाहते हैं। देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, लेट्स नॉट नेम द इंडिविजुअल, it is the institutions, political institutions. Sir, the whole institution can't come and talk to you, na? There have to be certain people in the institution who can talk to you. Let's put it like the establishment is a reality. It has been there for so many years. So why हम लोग सारे मिल के बैठ के इस पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए क्यों नहीं बैठ के बात कर सकते और आइन के दस्तूर को बालातर हो करते हुए हम कहें कि अच्छा सर, मुझे ये बता दें मेमन साहब, अब बात क्या करनी है? चलिए ये भी तो बताएं ना थोड़ा, क्या बात करनी है उनसे? मेरे लिहाज से बात ये करनी है कि हम सब लोगों को ये यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए
कि हमें आइन की बालादस्ती करनी है। आइन अगर मुझे कहता है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो मुझे वो काम नहीं करना। तो आइन आपको 9 मई करने का भी तो नहीं कहता ना, ये भी तो नहीं कहता कि अगर एक किसी को पकड़ने पुलिस जा रही है तो आप उस पर गोलाबारी करें। एक मिनट, देखिए ना, आइन तो आपको कत्ल करने का भी नहीं कहता, आइन तो आपको झूठ बोलने का भी नहीं कहता, आइन कुछ नहीं कहता, लेकिन गलतियां होती हैं, अगर गलतियां होती है उसका प्रूफ होते है उसको सजा दो। हम तो खुद ये कहते हैं अगर किसी ने गलती की है उसको सजा दो। हम ये तो नहीं कह रहे कि जिसने गलती की है उसको माफ कर दो, हम कहते हैं जिसने गलती की है प्रूफ लाओ, उसको सजा दे दो। ठीक है, हम इससे ज्यादा क्या कह रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि भाई उसकी बेसिस पे आप बिला इम्तियाज हर एक को लेकर वो मारना शुरू कर दो जस्ट बिकॉज कि आपका काम इस बात पे चल रहा है कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आपने उसको फोर्स डाउन करना, ये नहीं करना है और इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं है। तो लेट्स सिट टुगेदर। और मैं बताता हूँ, मेरी नजर में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, जो सबसे बड़ा गुनाहगार है इस मुल्क में, वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। अच्छा, वो हमारी जुडिशरी है, क्योंकि हमारी जुडिशरी ने उनके हर गलत काम को, हमारी जुडिशरी ने पॉलिटिशियंस के हर गलत काम को, हमारी जुडिशरी ने हर गलत काम को जस्टिफाई किया है। ओके, आज 1 मिनट सर, गलत चीजों को जस्टिफाई कर रही है। ओके, एक सेकंड दे दीजिएगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, आप सेनेटर मेमन की बातों से एग्री करते हैं? मैं उसमें एक चीज का और भी इजाफा करना चाहता हूँ। उसमें पॉलिटिशियन भी इक्वली जिम्मेदार है इस बात का। हम 3 लोग इस बात के जिम्मेदार हैं, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क की जुडिशरी, इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज या इस मुल्क का पॉलिटिशियन। ये 3 लोग इस मामले में जिम्मेदार हैं। ये जिस तरह से आज किसी को हटाने के लिए जो है वो यूज हुई है, बाकी चीज़ों को यूज करके एक पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल पार्टी या 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस्तेमाल हुई हैं, ये इस मुल्क का वतीरा रहा है। इससे पहले भी इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अगर ये मैं उनको कंधा ना दूं तो मेरा ख्याल है कि वो इसके अलावा उनके पास कंधा, शायद ये जो 2 कंधे हैं वो काफ़ी नहीं होंगे, वो दूसरा कंधा जो है वो उसके साथ साथ मेरा कंधा भी इसमें शामिल होता है। हमको इस को तय करना होगा कि हमने आपस में भी कंधा नहीं देना, हमने आपस में भी जो है खेल के असूल तय करने होंगे। खेल के असूल तय करने होंगे तो उसमें जाहिर है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल करना होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कहें हमारा मैंडेट चोरी हो गया है तो इसलिए हम सिर्फ बात करेंगे और उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करेगी और बाकी कोई नहीं होगा। नहीं, हमको पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी होगी और ये बात तय करनी होगी कि हम सारे दस्तूर के अंदर रहेंगे। जब हम आपस में ये बात तय कर लेंगे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की या किसी और की ये जरूरत नहीं होगी कि वो इस मामले से निकल सके। बात हमने आपस में सेटल करनी है। हम आपस में सेटल नहीं करते, बल्कि जो है वो मामला जो है हम कहीं पे मिल के मामला जो है ना वो इस तरह से तय करते हैं कि हाँ, इस तरह से तय कर लेते हैं कि वो कुछ साल तक तय रहते हैं और फिर वो तय जो है वो तय खत्म हो जाती है। तो सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब जिस तरह ये कह रहे हैं, ये पॉइंट ठीक नहीं है कि पहले आप लोग इसको पार्लियामेंट का एक सेशन बुला लेना। भाई कितना टाइम लगता है, पार्लियामेंट का एक सेशन बुला लें और सब थ्रैश आउट करें, इस चीज को बात करें, इसके ऊपर अपनी ग्रीवेंसेस पे बात करें, उनको भी बात करने दें। जो हुकूमत में है वो क्या ऑफर करते हैं आपको, आप लोग भी बात करें, आप भी अपने गिले शिकवे करें, लेकिन लड़ाई झगड़े के बगैर दरवाजा बंद करें कमरे का और थ्रैश आउट करें और उसके बाद देखेंगे उसमें से क्या निकलता है। ये इतना सा काम नहीं कर सकती पार्लियामेंट। देखिए जैस्मिन जी, बात इस तरीके से है कि जो मैंने देखा है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर डॉक्टर हुमायूं ने एक गलत काम किया है ना तो हम उसका रेफरेंस देते कि डॉक्टर हुमायूं ने पिछले साल कत्ल किया था तो आज मैं भी कत्ल कर रहा हूँ। हम लोग ये नहीं कहते कि यार पिछले साल जो डॉक्टर हुमायूं ने कत्ल किया था वो गलत है और मैं आज कत्ल नहीं करूंगा। अच्छा, पिछले साल जब मुझे लोगों ने मारा था तो मैं ये कहता हूँ कि यार पिछले बार आप लोगों ने मुझे मारा था तो बजाय इसके कि मैं उसको प्रोसेस को रोकूं, आज मैं अगले को मारने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो ये जो एक विशियस साइकिल है पाकिस्तान में, ये रुक नहीं रहा और उसकी वजह ये है कि एक याद रखें कि इसकी एक सिंपल सी चीज है, वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं और वो हमेशा रहेंगे, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अब हमारे लिए ये करना होगा, हमें सबसे पहले ट्रूथ की तरफ जाना होगा कि हम सब लोगों ने गलत किया था, किया है और कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके फुल स्टॉप आ जाएगा और नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा। नया पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ के रेफरेंस नहीं देगा,
नया पैराग्राफ यहाँ से कहेगा सारी पार्टी आवाम को। Okay, point taken. Thank you so much, Senator Humayun Mehmand and Senator Kamran Murtaza for joining me in this segment. नाज़रीन में हमें शेख रोहेल असगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत इलेक्शंस देखे, बहुत दफ़ा कंटेस्ट भी किया एंड मैं ये कहूँगी कि सीनियर तरीन सियासतदानों में आपका शुमार होता है और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। उनको वेलकम करते हैं शेख रोहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम यासीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, आप बताएं। शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा शेख रोहेल असगर साहब, अब पहली तो बकौल साद रफीक साहब के बिल्ली थैली से बाहर आ गई है। सो ये एक मसला है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जब कुछ इतराज़ होता है या कोई एक पेट जब फटता है और उसके बाद मामलात जब ख़राब होते हैं तो फिर वो वापस उसी तरफ देखना शुरू करते हैं जहां से मामलात खराब हुए होते हैं। अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं? एक फ्रैंकली मुझे बता दें कि इनका सेटलमेंट कभी होगा, क्योंकि यही मामलात हमने एक दफ़ा PMLN के भी देखे थे ना, तब भी ये बताया गया था कि ये ख़त्म हो गए हैं, इस पर रेड लाइन लग गई है, ये कभी नहीं वापस आ सकते, ये कभी इस मुल्क में नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फॉर्मर और उसके अलावा मरियम बीबी भी कभी नहीं, बस ये फिनिश हो गया चैप्टर। अच्छा जैसे मेरी जरा सोच का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ लोगों से। हमारे यहाँ असल मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम इक़्तिदार पे नहीं होते तो हमारी गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमारी गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इक़्तिदार में होते हुए हमें ये शायद यकीन होता है कि अब इक़्तिदार हमसे कभी नहीं छीन पाएगा। यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल में गलती है, सोच की गलती है। मैं अभी सुन रहा था, हुमायूं अच्छा शरीफ आदमी है, पता नहीं कैसे आ गया सियासत में। ये चीज जो इक़्तिदार की हवस है वो नहीं खत्म होगी, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अच्छा एक और बात के साथ मुझे हमेशा इनके साथ इख्तलाफ रहता है, अपने दोस्तों से भी इख्तलाफ रहता है कि जब कहीं कोई ऐसा मसला आता है तो हम देखते भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और ताने भी एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं, इल्जाम भी एस्टेब्लिशमेंट पे देते हैं, लेकिन फिर जब मदद की बारी आती है फिर हम भागे जाते हैं, ताबले होते हैं बस उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पार्लियामेंट का इजलास, पार्लियामेंट का इजलास आप इसलिए ना बुलाएं कि आपने अपने इख्तिलाफात को खत्म करना है, वो तो कभी होएंगे नहीं, ये आप भूल जाए। इसलिए मैं आपको बड़ी माजरत के साथ, इसलिए कि आपकी सियासत में आपका अमल दखल कम और इंटरनेशनल दखल ज्यादा होता है। वहां पर उनको क्या सूट करता है उन्होंने तय कर, और आप उनके साथ चलेंगे, आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको इक़्तिदार चाहिए। आपको ये नहीं करना कि आप ठोकर मारें इक़्तिदार को और अपने मुल्क के लिए सोचें, आप अपने लोगों के लिए सोचें। अब भी आप देख लें, आप किसी चैनल को लगा के देख लीजिए, आज भी अजीब सी डिस्कशन हो रही है। भाई असल इश्यूज जो है इस मुल्क के वो और है, आप उन पर डिस्कस कीजिए, उसकी कोई हल तलाश कीजिए। जहां तक आप कह रही थी ना, हाँ आप एक काम कीजिए, एक इजलास कॉल कीजिए, इजलास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उनको बिठाइए अपने साथ, और उनको बिठाने के बाद आप सैर हासिल उस पर गुफ्तगू कीजिए, उस पर बहस कीजिए। जहां जहां आपको ये नजर आता है या सुकम नजर आता है या कमजोरी नजर आती है या कोई खामी नजर आती है, उसको अपने इक़्तिदार और अपने इस मुल्क के इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक करने के लिए आप उसमें आप शेख रोहेल असगर साहब, एक सवाल करना चाहती हूँ आपको, बिकॉज ये हमारा सेगमेंट ये शॉर्ट है। ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि PMLN के अंदर ग्रुपिंग है और शायद शहबाज शरीफ साहब गुड बुक्स में हैं, हमेशा से हैं एस्टैब्लिशमेंट की, नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो सदर बनेंगे पार्टी के और वो लीड करेंगे, और पहले भी PDM 1 की तरफ वजह से आप लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, और PDM 2 के बाद जब आप हुकूमत में से बाहर निकलेंगे और वोट के लिए जाएंगे तो शायद इससे बड़ा नुकसान हो जाए। ये आपकी पार्टी के अंदर के लोग असेसमेंट दे रहे हैं। बुरा तो लगेगा शायद मेरे दोस्तों को, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ग्रुप बंदी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है,
अब हैरान तो आप होंगी कि मैंने ये बात क्या कह रहा हूँ कि ग्रुपबंदी पार्टीज में होती है, इख्तलाफ होता है। आप एक घर में 4 अगर अफराद हैं या 10 अफराद हैं तो आपस में उनका इख्तलाफ होता है, ये एक नेचुरली एक्ट है। और जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का एक्ट है वहाँ पे भी होता है, लेकिन जहाँ पे एक शख्स की पार्टी हो और उस शख्स के गिर्द ही सब कुछ घूमता हो, वहाँ पे इख्तलाफ को मायने नहीं रखते। मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म का इख्तलाफ होता होगा। अब मुझे कोई समझा दे वो कैसे होता होगा, वो मैं समझने से कासिर हूँ इन बातों को। या शायद हो सकता है जैसे मेरी अकल या उम्र के साथ कम हो गई इसलिए मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ये अजीब सी बात है कि सका छोटा भाई जो अपने बड़े भाई की अपने बाप की तरह इज्जत करता है वो वजीर आजम, एक बेटी वजीर आला है। इख्तलाफ कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं कर दूंगा तो मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे पार्टी। आप ये बोल रहे हैं शेख रोयल साहब, क्योंकि सेगमेंट का वक्त बहुत कम था तो ख़त्म हो जाता है। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीक दावत दूंगी ताकि उनके बाद बात हो सके। एक और बात कि समधी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस उम्र में आकर आप ये कह रहे हैं ना कि मैंने ये बात की है, पता नहीं लोगों को कैसे लगेगी। ये बात लोगों को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि बात आपने बहुत खरी और सच की। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।